सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैमवर्स। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, थोड़े इसके बेस पे न्यूमेरिकल किए जाएंगे। इवन ये कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में मतलब काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिकी तरीके से आपको दिए जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे, जैसे कि जेई हो गया या फिर नीट हो गया। ठीक है, मैं उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, बट फिलहाल पहले हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इवेंट्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इवेंट्स ऑफ फैक्टर को समझ लेते हैं कि होता क्या। ठीक है, और होता क्या है और उसके बाद इसकी नीड होती क्यों है, हम उन दोनों को अच्छे से एक साथ ही समझते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि इवेंट्स ऑफ फैक्टर जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा होगा, इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जनरली इसके बेस में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ में अपने, और थोड़ा समझते हैं कि इसका एक्चुअली में नीड हमें होता क्यों। भाई देखो, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे। हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही समझा, हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो 4 टाइप की होती है हमने उसको डिस्कस भी किया। ठीक है, बट हमने उसमें एक चीज नोटिस करी, आपको चाहे कोई भी सॉल्यूट दिया होगा ना, वो मैक्सिमम इस टाइप के सॉल्यूट रहेंगे जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के रहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो हम पहले उसको भी समझ लेते हैं। भाई देखो 11 का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि हमारे डिसोशिएट होते हैं, या तो फिर कंप्लीटली या फिर पार्शियल। बट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे सॉल्यूशन में जाके डिसोशिएट होते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर रखना। और अगर कभी भी आपको बाय चांस इसके कोई न्यूमेरिकल आता है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इसके कभी अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट दिए रहते हैं, जैसे शुगर हो गया, जैसे आपका यूरिया हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, इस टाइप के, तो हमेशा आई की वैल्यू 1 ही रखनी, हमेशा बेझिझक। जैसे आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिख गए, आई की वैल्यू हमेशा क्या रख देना, 1 रख देना। ठीक है, बट चलो फिलहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इनको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आप इवेंट्स ऑफ फैक्टर का अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारे क्या होते हैं, कंप्लीटली या फिर पार्शियली डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में जाके। और अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास डिसोसिएट होते ही नहीं है, चाहे आप उनको सॉल्यूशन में डाल भी दीजिए। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का क्या लेना देना मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी 4 टाइप की, आपको शायद याद होगा। एक हमने RLVP डिस्कस किया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देन दूसरा हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन जो तीसरा हमने किया था वो किया था हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड जो लास्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इन चारों में ना आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि ये चारों के चारों, ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, चेंज को। किसके चेंज को? जब सॉल्यूट हमारा कैसा रहता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे हुए, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, इस टाइप के। बट मान लो अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट दे दिए थे, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप के होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है जब वो सॉल्यूशन में जाएंगे तो डिसोशिएट तो होंगे। डिसोशिएट मतलब क्या? टूट जाना। कैसे टूट जाना? आयंस की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर वो डिसोशिएट होंगे तो उनको, उनके नेचर को कौन एक्सप्लेन करेगा? तो इसलिए हमको नीड होती है किसकी? वेंट्स ऑफ फैक्टर की, क्योंकि वेंट्स ऑफ फैक्टर ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को एक्सप्लेन करता है सॉल्यूशन में। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं आपसे बोलना चाहूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास क्या एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता होगा। और ये मेरा क्या होता है, डिसोशिएट होता है, टूटता है, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। ध्यान रखना, अभी मैं इसका इतना डीप में नहीं जाऊंगा मैं, कि इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होता है, ऐसे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है, इतना डीप में नहीं जाऊंगा। बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, कंप्लीटली डिसोशिएट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीटली डिसोशिएट होते तो हैं, बट ये किस फॉर्म में होते हैं? आयंस की फॉर्म में। एक हो गया आपका कैटायन की फॉर्म में और दूसरा हो गया आपका एनायन की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास जो NaCl है वो क्या, मेरे पास कैटायन और एनायन की फॉर्म में डिसोशिएट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इवेंट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो भाई देखो यहाँ पे एक 1 बोलता हूं, ठीक है, लेकिन जब ये डिसोशिएट हुआ तो अब यहाँ पे टोटल कितना आयंस हो गए? आयंस की फॉर्म में अगर बात करें तो एक आपका Na पॉजिटिव और दूसरा आपका क्या हो गया, Cl नेगेटिव। तो इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरी I की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 2 होगी। किस केस में? हमेशा जब NaCl का केस आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, चलो थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि MgCl2। भाई ये भी मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है,
ठीक है, मैं इसको डिसोशिएट करता हूं। जब मैं इसको डिसोशिएट करता हूं और अगर आपको पता लगाना है कि इसमें आई की वैल्यू क्या आएगी डिसोशिएट होके, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, MgCl2 ये टूटेगा मेरा कैटायन की फॉर्म में, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब देखो यहां पे देखो हमारे पास MgCl2 का एक मोल जब डिसोशिएट हुआ तो कितने नंबर ऑफ आयंस हमको मिले सॉल्यूशन में, जरा देखना है यहाँ पे। एक तो हो गया मेरे पास Mg का, ठीक है, और Cl के कितने मेरे पास, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, 2, ठीक है, तो इट मींस टोटल कितने हो गए मेरे सॉल्यूशन में, 3। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास जो I की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। तो यही होता है मेरे पास वेंट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर के कैसे कैसे सब टॉपिक्स होते हैं और हम किस किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप क्या करिए, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी जहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप समझिए। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये दो ऐसे सब टॉपिक है जिनके बिना आप इनके न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे वेंट्स ऑफ फैक्टर के, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि अगर आपको वेंट्स ऑफ फैक्टर समझना है तो इन दोनों के बेस पे ही आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मतलब आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है भाई, देखो ये दोनों का दोनों जो टर्म्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में पता है किस पे डिपेंड होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन increased or decreased after dissociation or association, dissociation or association। भाई देखो मैंने सिंपल टर्म में ना आपको ये दोनों क्लियर कर दिए। अगर आपको थोड़ा सा समझना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों जो टर्म्स है ना हमारे, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है टूटने के बाद, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं तो खैर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाता है एग्जाम में कि निकालिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसको भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं काफी केसेस में, वो डिपेंड करता है आप पे, या कभी कभार बीटा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है आपको किससे भी डिनोट करना है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं आपको सिंपल टर्म में थोड़ा सा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल करके दिखाऊं, मान लीजिए आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और ये आपका डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। अब डिसोशिएट हो रहा है 100% डिसोशिएट ही मान लीजिए इसको, ठीक है, किसमें हो रहा है ये Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल के टाइम पे 1 मोल ही था, ठीक है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेगी 0 भाई अभी तो मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, आपको तो ऑलरेडी पता होगा ना कि जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होती है तो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन तो जितना गिवन रहेगा उतना ही रहेगी, प्रोडक्ट साइड की कैसे रहेगी आपकी 0 बट जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ऑलरेडी पता होगा कि जैसे ही मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन कम होती जाती है एंड प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। देखो जरा यहाँ पे कैसे, अगर यहां से मेरी रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कितना कम हो रहा है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया अल्फा इतना कम हो रहा, तो इस साइड बढ़ेगी ना, इस साइड बढ़ेगी, तो जितना यहां कम हुआ है उतना यहां बढ़ेगा। तो मान लो यहाँ पे मेरा क्या हो अल्फा बढ़ गया, अब यहाँ पे भी मेरा अल्फा बढ़ा बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को भी ध्यान रखना, ठीक है, 2 है तो इट मींस 2 अल्फा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास आई का, नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ solute in solution before dissociation and association, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे लिख लेना थोड़ा सा। अच्छा यहां पे इस फॉर्मूले से क्या समझे भाई, मैंने कहा अगर आपको आई निकालना है पर्टिकुलरली किसी भी
पर्टिकुलरली किसी भी आपके कंपाउंड दे रखा, कोई भी कंपाउंड दे रखा आपको, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, किसी भी टाइप का हो, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं। अब कैसे, जरा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। भाई देखो, हमारे पास आई की वैल्यू निकालनी थी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, चाहे कुछ भी हो रहा हो यार, ठीक है, तो आफ्टर, तो यही आफ्टर मतलब उसके बाद वाला, तो यही आएगा वैल्यू, ठीक है। तो टोटल नंबर्स आएंगे ना हमारे पास, तो यहां पे मैं कर दूंगा 1 माइनस एल्फा, इसको भी प्लस कर दूंगा एल्फा, और 2 एल्फा साथ में प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हो टोटल नंबर, यहां पे भी आप मेंशन कर सकते हो टोटल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये तो आफ्टर है, जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी। बिफोर क्या होगा, बिफोर तो आपके पास पता है सबकी वैल्यू 1 ही है, तो क्या 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो इट मींस आपके पास 1 प्लस 2 एल्फा, यहां के थ्रू आप आराम से आई की वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। किसके लिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। तो चलो, जैसे अब एक काम करते हैं, जैसे मेरे एक तरीका था, हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा भी था कि किस तरीके से मैं आई कैलकुलेट करा था। जैसे मैंने NaCl के लिए आई कैलकुलेट किया था, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ हमारे आयंस डिसोशिएट हो रहे हैं उसी को हम नंबर ऑफ आई की वैल्यू में डिनोट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास CaCl2 में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 2 + 1 3। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास तो आई की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो यहां पे इस फॉर्मूले के थ्रू आई की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं आएगी, अब वो देखना पड़ेगा। तो भाई देखो, जब भी आपके पास इस टाइप के, ये CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, NaCl हो गया, ये जिस टाइप के आपके पास ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए रहते हैं ना, तो उस केस में जो डिसोसिएशन होता है ना हमारा, उस केस में जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, 100% डिसोसिएशन। या फिर आपको ये कभी कभार ना क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी गिवन रहेगा कि अगर आपके पास कोई आपको सॉल्यूट दे रखा है तो वो कैसा है, वो आपका 100% डिसोशिएट है, ठीक है। अब वो आपके पास अगर 100% डिसोशिएट है तो आप अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। भाई अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रखो जरा, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो आई का कितना आ रहा है, 1 + 2 × 1 कितना आ रहा है, 3। तो भाई देखो ना, बात तो बराबर ही है, इससे निकालो, इससे निकालो। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तो यही है, इस वाले तरीके से। हर किसी के लिए भाई आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और अगर मैं आपको एग्जांपल कराना चाहूं इसका, एक और, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो इसका डिसोसिएशन का, फिर मैं एसोसिएशन पे भी जरूर आऊंगा, ठीक है। और इसका साथ में आपको जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि अल्फा निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बट फिलहाल पहले यहां पे देखो जरा, मान लो आपके पास है K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे, ऑब्वियस सी बात है 100% डिसोशिएट होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो इस तरीके से होगा, 4K पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में, और एनायन के फॉर्म में आपके पास आएगा FeCN6 4 नेगेटिव। तो भाई टोटल नंबर अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो इनिशियल के फॉर्म में कितना रहेगा, यहाँ पे 1 मोल, और इनिशियल में इनकी वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब रिएक्शन मेरी स्टार्ट हो जाएगी तो यहां से कुछ ना कुछ माइनस होगा, कितना कम होगा, तो हमने बोला अल्फा कम होगा, तो यहाँ पे अल्फा कम होगा, जितना यहाँ पे कम हो रहा है उतना मेरा प्रोडक्ट में क्या बढ़ता रहेगा। तो कितना बढ़ रहा है, आपने बोला सर अल्फा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल आपका अल्फा ही रहेगा। सॉरी, मैं प्लस का साइन हटा देता हूँ। तो भाई देखो जरा, आई का फॉर्मूला सबको पता है, आफ्टर एंड बिफोर डिसोसिएशन। ऊपर आती है आफ्टर वैल्यू, नीचे आती है बिफोर वैल्यू, ठीक है। तो आफ्टर क्या है हमारे पास, आफ्टर है 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर क्या था हमारे पास, 1 ही था, आप देख लो। तो यहाँ पे आई की जो फॉर्मूला आएगा मेरे पास, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दीजिए तो 1 + 4 अल्फा। तो आप यहाँ पे आई इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको देखो डायरेक्टली करना था तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ रही है, 4 + 1। यहाँ पे कितने कैटायंस, 4 है, यहाँ पे एनायन कितना है, 1 है, तो 4 + 1 5 आ रहा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास आई की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो अगर इस फॉर्मूले में देखो तो, क्योंकि हमको पता है 100% डिसोसिएशन है, तो यहाँ पे मैं अल्फा को क्या पुट करूंगा, 100% डिसोसिएशन में 1 पुट करूंगा। चाहे डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो यार, 100% आपको 1 ही पुट करना है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I = 1 + 4 × 1, देख लो 5 भी तो आ रहा, I = 5। कितना इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस तरीके से करो ना, ठीक है। अब मैं जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट
जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी आई की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आएंगे भाई, बोर्ड में आते हैं इसके न्यूमेरिकल, इवन जेईई और नीट में भी आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अगर आपको आई की वैल्यू को निकालनी है तो आप पर्टिकुलरली कंपाउंड को डिसोशिएट कर दो ना, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपको इस टाइप के कंपाउंड्स दिए रहेंगे तो हमेशा ही आपके 100% डिसोशिएट ही रहेंगे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में गिवन करके रखेंगे 100% डिसोसिएशन, और जब भी 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा की वैल्यू आप हमेशा क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मान लो कभी कभार क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो ये बोल देते हैं कि भाई कोई भी आपका सॉल्यूट था, वो आपका क्या है, एग्जाम्पल के फॉर्म पे बोला कि 40% या तो फिर डिसोशिएट हुआ है या फिर एसोसिएट हुआ है 40%, ठीक है। अब यार वहां पे आपको अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है, अगर 100% डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू तो आप 1 लेते हो, लेकिन अब ये 40% 50% इसका क्या रहेगा। वैसा तो देखो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, चाहे वो NaCl हो चाहे वो MgCl2 हो, इस टाइप में वो 100% ही डिसोशिएट होते हैं। बट यार क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं। तो मान लो अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है कि सॉल्यूट जो आपका 40% डिसोशिएट है, एसोसिएट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप करोगे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए 40% है ना, तो 40 को डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 0.4%, तो इट मींस नॉट परसेंट, 0.4 आएगा आपके पास। तो इट मींस आप अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, 0.4। जितना भी दिया रहेगा यार, 40%, 50%, 60%, जितना भी दिया रहेगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपको पता है ये वाला जो आई का फॉर्मूला, ये तो पर्टिकुलरली कंपाउंड से ही निकलेगा जब आप उसको डिसोशिएट करो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला भी बता दूं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बट फिलहाल पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब मैं आपको जो जनरल फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में गिवन रहता है मैं उसके थ्रू समझाता हूं आपको। भाई देखो, एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड था AN, जो कि डिसोशिएट होने के बाद आपका इस फॉर्म में बन गया। कंपाउंड बोलूंगा या कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, सॉल्यूट बोलो, ठीक है। तो जब ये डिसोशिएट होता है तो आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी क्या रहेगी, 1 मोल, और इसकी क्या रहेगी, 0। जब रिएक्शन मेरी स्टार्ट हो जाती है तो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, प्रोडक्ट साइड की बढ़ती जाती है। अब जितना मेरा यहाँ कम हो रहा है उतना ही मेरा यहाँ क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स लगे तो मतलब n नंबर ऑफ मोल्स मेरे क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो आफ्टर तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही भाई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और बिफोर क्या है 1। तो अब देखो अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालना चाहूं तो अगर मैं इस 1 को इधर लेके जाता, क्योंकि जिसके नीचे 1 होता है उसका तो क्या ही करना, ठीक है। अगर मैं इस 1 वैल्यू को इधर लेके जाता हूं तो 1 माइनस सॉरी i माइनस 1 यहां पे हो जाएगा। देन उसके बाद यहां पे देखो मैंने बस थोड़ा बहुत इंटरचेंज किया है, जो ये पॉजिटिव का n अल्फा है और ये जो नेगेटिव का अल्फा है इसको मैंने बस एक्सचेंज किया है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। बात बराबर ही है यार, मैं 1 को तो इधर लेके आ गया, प्लस का माइनस में आ गया, ठीक है, तो i माइनस 1 बन गया। बट यहाँ पे देखना जरा, जो पॉजिटिव वाला n अल्फा है मैं उसको पहले लेके आ गया और जो नेगेटिव वाला मैं उसको बाद में लेके आ गया। इससे फायदा ये हुआ कि मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। कॉमन मैंने क्या निकाला, अल्फा, ठीक है, और कॉमन मैंने अल्फा निकाला तो क्या बच गया, n माइनस 1, जिससे आप, और इस साइड आपका चल रहा है i माइनस 1, जिससे आप अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। जब अल्फा का फॉर्मूला जो निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है अल्फा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या है, किसके लिए होता है, ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। देखो आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप जैसा मेरा तरीका आप उसको भी यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो आपके एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला था। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे, ठीक है। बट थोड़ा मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइकिल उल्टी चलानी पड़ेगी। अब वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। भाई देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि यहाँ पे जो भी ये दोनों के दोनों डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन है, डिपेंड करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। या तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, आपके डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एसोसिएशन के केस में, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब देखो आप इस पे, आप पे डिपेंड है, आप अल्फा ही मानो या फिर बीटा ही मानो। जैसे मैंने तो बीटा ही माना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना
कि एसोसिएशन के केस में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में हमारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं जब वो डिसोशिएट होता है, बट एसोसिएशन के केस में हमारे पार्टिकल्स कम हो जाते हैं सॉल्यूशन में। और उसके बाद मैं आपको इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस भी बताऊंगा कि आई की वैल्यू कैसे रहेगी, ठीक है, चाहे वो अगर वो डिसोसिएशन होगा या फिर एसोसिएशन होगा। बट फिलहाल पहले हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, थोड़ा सा जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल करवाता हूं आपको, जैसे कि 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है मान लीजिए, और ये एसोसिएट हुआ है मेरा, क्या हुआ है मेरा, एसोसिएट हुआ है मेरा, ठीक है। तो एसोसिएट होने पे ये पता है क्या बनाता है, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये कुछ आपके कंपाउंड बनाने लग जाता है। थोड़ा सा मैं इसको दूर लिख लेता हूं। अब देखो जरा यहां पे हुआ क्या भाई, यहां पे मेरे पास मोल्स कितने थे, 2 मोल्स थे, बट जब मैंने उसको एसोसिएट किया तो प्रॉपर एक पूरा का पूरा एक ही मोल बन गया है, ठीक है। और ये हुआ क्या है, आपके डॉट डॉट दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जब आपके पता है ना बॉन्डिंग होती है, तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से कॉन्सेप्ट ही पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहां पे 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा, मतलब यार जितना यहां पे था उसका आधा बन रहा है। और एक और चीज बताऊं, ये एक्चुअली में क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं डाइमर। क्या फॉर्म करते हैं ये, डाइमर, ठीक है। अगर मैं इसका आपको बताना चाहूं, जैसे इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, इनिशियल मैं इसकी मान लेता हूं जैसे 1 मोल। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो 2 है, मैं 2 मानूंगा। देखो अगर आप 2 मानोगे तो आपको उतना ही अल्फा भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें कंफ्यूज मत होना, सिंगली 1 मोल ही मानिए। और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन अभी कितनी है, 0 है। जैसे ही आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो कम होगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, यहाँ से अल्फा कम होगा, तो यहाँ पे उतना ही क्या बढ़ेगा, यहाँ पे क्या उतना ही इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो मोल था, देखो यहाँ पे एक बस छोटा सा चेक है, छोटा सा ट्रिक है। अगर आप ये समझ गए ना तो आपका एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि यहां से जो मोल है मेरे कम हो रहा है, आधा हो रहा है उसका, ठीक है। तो यहां पे भी जो मोल था मेरा, यहां पे भी तो क्या होगा, आधा ही होगा ना, ठीक है। और अगर मेरा इस साइड में अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड में अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन किसका इंक्रीज होगा, आधे मोल का इंक्रीज होगा ना, ठीक है। तो यहां पे इसको समझिए अच्छे से। और अगर आप सोच रहे हो कि सर 2 मोल के हिसाब से आपने क्यों नहीं कराया, तो देखो अगर आप यहां पे 2 मोल लेते ना तो यहां पे आपको 2 माइनस 2 अल्फा ही करना पड़ता, और घुमा फिरा के बात हो वही पड़ती, घुमा फिरा के बात हो वही पड़ती, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा कि यहां पे अगर आपको आई का फॉर्मूला, अब आप खुद देख सकते हो कि आई का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर। तो आफ्टर क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे, आप आई की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2। और अगर आपके पास एसोसिएशन क्या है 100%, तो आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 करोगे। तो अगर मैं यहां पे आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरा क्या निकलेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। इट मींस आई की वैल्यू मेरी निकलेगी 1/2। सिंपल, सिंपल है भाई, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हो। अच्छा अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर रहा, ठीक है। अब देखो मैं अगर आपको ना यहीं पे समझाना चाहूं ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से एसोसिएशन में डाइमर्स बनता है ना, जिस तरीके से एसोसिएशन में डाइमर बनते हैं ना, वैसे ही यहां पे ट्राइमर, टेट्रामर ये भी बनता है। कैसे, देखो जरा, जैसे मान लो यहां पे है आपके पास 3A, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, A3। इट मींस ये 3 मोल्स थे और ये A3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको पता है यार, जब वो 2 मोल्स थे तो 1 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 आई थी। तो अब तो सीधा डायरेक्टली करो, I की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, डायमर के फॉर्म में करके देख लेना, I की वैल्यू क्या 1/3 आएगी, वो तो सॉरी ट्राइमर के फॉर्म में 1/3 आएगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट समझो। मान लो आपके पास कुछ इस टाइप के कंपाउंड था, अब आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा आई की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। तो यही तो कॉन्सेप्ट है यार, डायमर के केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, 1/2,
ट्राइमर के केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 एंड टेट्रामर के केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है। एसोसिएशन के केस में ट्रिक है, ठीक है, डिसोसिएशन के केस में नहीं। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि इस चैप्टर में अगर आप टिप्स एंड ट्रिक समझ जाओगे तो आपको इजी रहेगा। और मेरी टिप्स एंड ट्रिक यही है कि अगर आपको डाइमर दिया रहता है तो आई की वैल्यू 1/2 आती है। डाइमर ज्यादातर एसिटिक एसिड के केस में दिया रहता है, आपने देख भी लिया होगा एग्जाम्पल। ट्राइमर की फॉर्म में इस टाइप के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई ना कोई आपको जरूर कंपाउंड्स देखने को मिलेगा अगर देंगे। वैसे बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आते हैं नहीं, बट नीट जेई उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आई की वैल्यू डायरेक्ट 1/3 पुट करना, और टेट्रामर कर रहा होगा तो आई की वैल्यू 1/4, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए। देन उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं इन दोनों के बेस में। भाई देखो, थोड़ा सा जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव वैल्यू होती है, वो ग्रेटर देन होती है मेरी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। यहां पे भी वैल्यू के बदले प्रॉपर्टी ही लिख देना, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था भाई, ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड। भाई एक तो आपको देखो, आप इनके बीच में डिफरेंस समझा देता हूं। ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, जो आप समझते हो कि हाँ भाई मेरे पास इतना आंसर आएगा, बट जब आप कैलकुलेट करते हो तो अलग आता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है। वो देखा होगा एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल वैल्यू, उसी टाइप का केस यहाँ पे, ठीक है। देन दूसरा, इसमें हमेशा ध्यान रखना जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे NaCl के केस में मेरा आई कितना आ रहा था 2 आ रहा था, CaCl2 के केस में आई कितना आ रहा था 3 आ रहा था। यहां पे लिख भी देता हूं, इन केस ऑफ NaCl। इस तरीके से होता है यार, समझ रहे मेरी बात को। चलो भाई ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ। इस केस में उल्टा कर दो, वाइस वर्सा। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई सिंपल है। तो यहां पे आई की वैल्यू कैसे रहेगी, यहां पे आई की वैल्यू रहेगी लेस देन 1। और आपने देखा होगा एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है, ये डाइमर के केस में आती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखाया था ये एसिडिक एसिडिक वाला, ठीक है। या फिर 1/3 आती है ट्राइमर के केस में, या फिर 1/4 आती है टेट्रामर के केस में। तो घुमा फिरा के बात यही है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो यहाँ पे फिलहाल जो मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों का वो यही रहेगा। और अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ एंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल में आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या किया था, आपको जो आपके एनसीईआरटी में जनरल फॉर्मूला है वो बताया था, तो सेम मैं एसोसिएशन के लिए भी जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। ये वो डायरेक्टली ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने उस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया था। तो आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप अल्फा निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको वही बताया कि अगर आपके पास 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया रहता है तो अल्फा की वैल्यू आप 1 पुट करिए, और जिस तरीके से मैंने ट्रिक्स बताई थी, जिस तरीके से मैं निकाल रहा था, या फिर जो आप आगे देखोगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आई का फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है जिसमें मैं कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो भी कैसे आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए होंगे इन दोनों के बीच में, तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब पूरा जो टॉपिक्स है, वो जो ये पूरा टॉपिक था, सॉरी मेरा यहाँ पे, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा था मेरा कि किस तरीके से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को एक्सप्लेन करती थी। बट जो वेंट्स ऑफ फैक्टर के हमको नीड बेसिकली क्यों पड़ी, क्योंकि वेंट्स ऑफ फैक्टर एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर के फिर नेचर को आपको एक्सप्लेन करके देती है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि एक मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाई,
ठीक है, ताकि अगर आपके पास मान लीजिए कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा कोई सॉल्यूट दे दिया जो कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनाई गई है। तो सेम जो फॉर्मूले होते हैं मेरे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उनमें कुछ नहीं करना है, मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, बस इनटू आई, इनटू आई। आपको सब में दिख रहा होगा, बस हमने क्या कर दिया, इनटू आई कर दिया। ठीक है, तो इसी के बेस में क्वेश्चंस आएंगे। और मैं आपको जो चीज पहले भी बता चुका हूं कि आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रखना। किस केस में? जब आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के सॉल्यूट दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये किसी भी केस में हो सकता है, चाहे वो डिसोसिएशन हो या फिर एसोसिएशन हो। तो तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम तुरंत पढ़ते हैं। हमारे पास है पहला क्वेश्चन है, अ 2 molar NaCl solution in water has elevation in boiling point of 1.88 Kelvin, ठीक है, एंड इफ Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल, आपको Kb भी गिवन है। तो कैलकुलेट क्या आपको, या एक तो I की वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट मींस अल्फा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है जो जो चीजें गिवन रहती है हम उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। गिवन क्या क्या है हमको ऑलरेडी दे रखा है केबी की वैल्यू कितना है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और क्या क्या गिवन है हमको, और हमको दे रखा है डेल्टा टीएफ, कितना दे रखा हमको, 1.88 केल्विन। ठीक है, केवी भी दे रखा है। ओके, मोलैलिटी भी हमको गिवन है 2 मोलल की। ठीक है, तो भाई सबसे पहले वही, अगर आपको सॉल्यूट दिया रहता है, ठीक है, और सॉल्यूट आपका कैसा है, आपको दिख रहा है NaCl, NaCl इट मींस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको ऐसे डिसोशिएट कराइए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है कि भाई कि नहीं सर हम I की वैल्यू ऐसे तुरंत कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 2 आ रही है, हमारी 2 नहीं आएगी, तो मैंने आपको बोला ना किस तरीके से करोगे। भाई स्टार्टिंग में इसका कितना रहेगा, इनिशियल में अमाउंट 1, इनका कितना रहेगा 0 0, इसका कितना रहेगा फिर फाइनल में, कुछ कम होगा तो अल्फा कम होता है, यहाँ पे क्या बढ़ा, अल्फा बढ़ा। तो अगर मैं आपको आई का फॉर्मूला यहाँ से निकाल के दूं, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। वही होता है ना फॉर्मूला आई का, आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा से अल्फा, तो मतलब आई आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो आप इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा सा जरा यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास पहले बाकी चीजें क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आई तो चलो मेरा निकल जाएगा, अल्फा भी आराम से निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। तो यहां से मेरे सबसे पहले क्या, आई की वैल्यू निकल जाएगी, और यहां से मेरे जब आई की वैल्यू निकलेगी तो डेल्टा टीबी क्या दे रखा है हमको, डेल्टा टीबी दे रखा है, टीएफ नहीं है सॉरी, टीबी है। डेल्टा टीबी मेरे को दे रखा है 1.88, केबी दे रखा है 0.52, मोलरिटी दे रखा है 2 एंड आई। तो आई का वैल्यू मेरा निकलेगा 1.88 डिवाइडेड 0.52 इंटू 2। तो यहाँ पे जो आई का वैल्यू मेरा निकल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली मेरा कितना निकलेगा, 1.8 के समथिंग में, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो आई का वैल्यू तो मेरा आ गया 1.8। अब इस फॉर्मूले में मैं पुट करके अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी तो निकाल सकता हूं। तो आई का वैल्यू मेरा 1.8 आया है, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा, और आई का वैल्यू था 1.8 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू जो मेरा आएगा वो आएगा 0.8। और अगर आपको अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज की फॉर्म में होता है, तो जितना भी आता है उसको क्या करिए, उसको आप लास्ट में, उसको आप क्या करिए, अगर आपके पास जैसा अल्फा 0.8 आया तो उसको क्या करिए, परसेंटेज की फॉर्म में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका 80%, इट मींस अल्फा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 80%। 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, M/10 solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब पाई की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। पहले तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास K4 Fe
CN6। और जब ये आपका डिसोशिएट होगा तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे होता है, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 नेगेटिव। आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा स्टार्टिंग में 1 मोल, इनका अमाउंट 0 रहेगा, फाइनल में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अल्फा, यहाँ पे अल्फा। तो अगर मैं आपका आई का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। ये कहां से आया आपको पता होगा ना, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसल आउट कर दीजिए, तो जो आई मेरा यहाँ पे निकल सकता है वो निकल सकता है 1 प्लस 4 अल्फा वाले फॉर्मूले से। बट इसमें एक चीज जरा ट्रिक देखिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या बोल रखा है यहाँ पे आपको 50% डिसोसिएटेड। मतलब अगर आपके पास अल्फा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मैंने क्या बोला था कि इन केसेस में जो क्या होता है जनरली हमारे पास जो ये सॉल्यूट होते हैं 100% डिसोशिएट होते हैं। बट अगर आपको कभी ऐसा दिया रहता है 50% के केस में, मैंने पहले भी बताया था, तो क्या करिए 50/100 करिए अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.5 आ जाएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करिए, आई आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 इंटू 0.5। तो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 1 प्लस 4 5 जार 2, मतलब आपके पास आई यहाँ पे आ रहा है 3। ठीक है, आई आ गया। अब सिंपल भाई फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको ऑलरेडी पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT इंटू आई और m/10 सॉल्यूशन। इट मींस आपको ऑलरेडी मोलरिटी की वैल्यू गिवन है, C आपको पता है ना मोलरिटी होता है, तो यहाँ पे C के बदले हम कौन सी वैल्यू डालेंगे m/10। R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821। टेम्परेचर आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिए 273 से प्लस करवाइए, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 300 केल्विन इनटू आई आपने अभी अभी निकाला है 3। तो यहाँ पे अगर आप पाई को कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 7.3 ATM के समथिंग में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, तो आगे न्यूमेरिकल में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। कभी कभार ना हमारे पास 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन हो जाते हैं, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है कि मान लीजिए जैसा उसका मास आना चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन डिफर्स फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड को बताया, यहाँ पे डाइमर बना रहा है, वो 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या कम हो रहे हैं, बट यहाँ पे मास देखना, जो मास है वैसे तो नॉर्मल मास मेरा कितना आ रहा है 60 ग्राम, बट जो यहाँ पे अगर मैं डाइमर का मास देखो तो वो ज्यादा आ रहा है 120 ग्राम। यहाँ पे तो भाई 2 मोल से यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए था, यहाँ पे कम आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो मतलब जितना मोलर मास मेरा आना चाहिए था उसके एक्सपेक्टेशन से मेरा थोड़ा सा ज्यादा आया है। कभी कभार कम भी आ जाता है या फिर ज्यादा आ जाता है, तो उसी मास को हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपके पास इस केस में आई की वैल्यू निकालने के लिए आया जाए तो नॉर्मल मोलर मास कितना है यहाँ पे, जैसे 60 ग्राम, और एबनॉर्मल कितना है यहाँ पे 120 ग्राम, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आप इसके थ्रू भी ये एबनॉर्मल मोलर मास को कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या है मेरा, 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बाय AlCl3 फ्रीजेस एट -0.068 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। भाई वही है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, KF दे रखा है, तो चलो जरा देखते हैं सबसे पहले तो कि क्या क्या चीजें गिवन है। सब चीजें ऑलरेडी गिवन है, हम एक काम करते हैं डेल्टा TF से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैलिटी भी गिवन ही हमको, और आई निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आई निकाल लेते हैं। आई निकल जाएगा तो एक बार अल्फा भी निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डेल्टा TF क्या है भाई, ये तो देखो हमको जो माइनस का 0.068 दे रखा है ना, ये हमको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। बट आपको ऑलरेडी पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकलता है T0F माइनस TF से। तो T0F कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस 0.068 है, तो प्लस हो जाएगा, तो इट मींस वैल्यू आएगी 0.068। डेल्टा TF की वैल्यू 0.068 आ गया। KF आपको दे रखा है 1.86, मोलैलिटी आपको गिवन है 0.01 इंटू आई। आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.068 अपॉन
1.86 इंटू 0.01। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, और इसको कैलकुलेट करने पे जो मेरे पास आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखना यहाँ पे 3.65 के समथिंग में। ठीक है, 3.65 के समथिंग में आपके पास यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, आपका इतने के समथिंग ही आएगा। अब देखो आई निकालना है तो मैं पहले देख लेता हूं मेरे को सॉल्यूट गिवन क्या है, AlCl3, इसको डिसोशिएट करो, Al3 प्लस में 3Cl नेगेटिव में, स्टार्टिंग में क्या रहेगा अमाउंट 1, इसका 0 0, उसके बाद क्या होगा जब डिसोशिएट हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, यहाँ पे एल्फा, यहाँ पे 3 एल्फा। तो आई का फॉर्मूला क्या निकलेगा मेरे यहाँ पे 1 माइनस एल्फा प्लस 3 एल्फा अपॉन 1, पता है ना आफ्टर एंड बिफोर वाला कॉन्सेप्ट। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो आप यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल सकते हो 1 प्लस 3 एल्फा। तो आई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, कितना रहा आपके पास आई 1 प्लस 3 एल्फा, है ना, 1 प्लस 3 एल्फा ही तो आ रहा, और आई के बदले आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 3.65 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एल्फा। तो 1 को इधर लेके भेजो, तो 3.65 माइनस 1 इक्वल टू 3 एल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.65 इक्वल टू 3 एल्फा, और एल्फा आपके पास आ जाएगा 2.65 अपॉन 3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी 0.88। और मैंने आपको बोला है कि जो भी अल्फा की वैल्यू आती है उसको क्या करिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, और जो परसेंटेज की फॉर्म में लास्ट में आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 88%। तो अल्फा आपके पास आ रहा है 88%। तो तुरंत इस न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो देखो ये जो दो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये काफी मतलब अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल है, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी करना चाहूँ ना, तो ये JEE में भी आ रखे थे आपके। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल काफी अच्छे हैं, मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के न्यूमेरिकल। अब देखो कितने सिंपल आते हैं, देखो K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. The value of its Vent's-Hall factor, यार Vent's-Hall factor की वैल्यू निकालनी, जो कि बहुत इजी हो गया यार, अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इसको डिसोशिएट करा दो, क्योंकि बाद में हमको तो पता ही है, इसको डिसोशिएट कराओ। कैसे डिसोशिएट हो गए, 2K पॉजिटिव प्लस HgI4 2 नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मान लो, फाइनल में क्या मानोगे 1 माइनस एल्फा, यहाँ पे 2 एल्फा, यहाँ पे एल्फा। तो आई का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो आप, 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा प्लस एल्फा, एल्फा से एल्फा कैंसिल, अपॉन 1 भी आता है, आपको पता होगा ना, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो आई का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 एल्फा की हेल्प से। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कितना दे रखा है 50%, नहीं सॉरी 40% आयोनाइज ना, तो 40 को क्या करो यार, डिवाइड करा दो 100 से, और कितना आ जाएगा 0.4। तो अल्फा की वैल्यू आपकी 0.4 आ गई है। अब यहाँ पे आई निकल सकता है आराम से यार, 2 इंटू 0.4 कितना निकल रहा है, आई इक्वल टू 1 प्लस 0.8, इट मीन्स 1.8। बात हो गया, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था। तुरंत आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसमें KF की वैल्यू आपको दे रखी है 1.72 केल्विन kg पर मोल, अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज 2K, सब कुछ ही गिवन है यार, आई निकालना है बस तुमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको नेप्थोलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला आई थिंक शायद होता है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन होता यही है C11H8O2, हाँ यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नेफ्थोलिक एसिड का। ठीक है, तो वैसे तो देखो गिवन रहता है, चिंता मत करो, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इतना खतरनाक कुछ आएगा ना तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो नेफ्थोलिक एसिड भाई देख लेते हैं पहले, गिवन मास कितना है हमारे पास नेफ्थोलिक एसिड का, C11H8O2 का 20 ग्राम, एंड मोलर मास भाई निकालना तो पड़ेगा ही ना, आपको पता ही है, जरूरत पड़ेगी हमको इसकी। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करके देखना, 172 ग्राम के समथिंग ही आएगा आपका। ठीक है, बाकी और क्या क्या दे रखा है, और आपको वेट ऑफ
सॉल्वेंट गिवन है कितना 50 ग्राम, तो 50 ग्राम को कन्वर्ट कर लो किसमें, केजी में, तो क्या उससे डिवाइड करा लो इसको 0.05 केजी के समथिंग आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 0.05 केजी के समथिंग में आ जाएगा। ठीक है भाई। और क्या क्या गिवन है, केएफ गिवन है भाई, केएफ कितना गिवन है 1.72। और क्या क्या गिवन है, डेल्टा टीएफ भी गिवन है 2 के समथिंग में दे रखा हमको। ठीक है, तो अब जब सब कुछ गिवन है ही ऑलरेडी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके देखते हैं भाई। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम इंटू आई। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है भाई, पहले मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, पहले मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। और मोलैलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप बांट देता हूँ। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है भाई, ये तो सारी चीजें पहले गिवन है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें गिवन है ना, इसको आप लिख लो, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे डाल देते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं, ये है आपका स्टेप 1। ये आपका पहला स्टेप है, जब आपको सारी की सारी चीजें गिवन करनी है। सेकंड स्टेप में आप क्या करो, स्टेप 2 में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सॉल्यूट का। आपको पता ना क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला वही तो होता है। क्योंकि यार मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया हुआ है, लेकिन अब हमको मोलैलिटी, भाई यहाँ पे ना ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बस ये नहीं है ना हमारे पास, तो इसको तो निकालना पड़ेगा मोलैलिटी को। तो निकाल लो बस, क्या ही दिक्कत है इसमें। 20 ग्राम अपॉन 172, इसको कैलकुलेट करो जरा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.116 ग्राम पर मोल, इतना आ जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया आपके पास, मतलब ठीक है, स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 में आ जाओ। अब क्या आ जाओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको पता है मोलैलिटी निकालेंगे अब हम, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको सॉल्व करो जरा। अब इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2.3 के समथिंग में। ठीक है भाई, मोलैलिटी भी आ गई 2.3। ठीक है, और क्या चाहिए अब आपको, और तो कुछ चाहिए ही नहीं अब। ठीक है, सारी चीजें तो निकल गई। अब क्या हो गया, मेरे को डेल्टा टीएफ भी गिवन है, ठीक है, केएफ भी गिवन है, मोलैलिटी मैंने यहाँ से 2.3 निकाल दी। अब आई तो निकालना है। अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता है जरा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा टीएफ कितना है 2, केएफ कितना दे रखा हमको 1.72 इंटू मोलैलिटी कितनी निकाली हमने 2.3 और आई, तो आई इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1.72 इंटू 2.3, और ये सारा का सारा मिलके कितना आ जाएगा, इसको जरा कैलकुलेट करना, और ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.5 के समथिंग में। तो आई आपके पास आ गया 0.5। ठीक है भाई, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, मेरे चैप्टर खत्म हो चुका। ठीक है, मैंने आपको इसमें सारी की सारी चीजें समझा दी, और जो लास्ट टॉपिक था इसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट की जरा वीडियो लेंदी हो गई है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में इसको समझाने में ना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे फॉर्मूले हम डालेंगे कौन कौन से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप आराम से देखना। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। देखो, जनरल फॉर्मूले के हेल्प से भी आप जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, चाहे वो एसोसिएशन के लिए हो चाहे वो डिसोसिएशन के लिए हो, ठीक है, उन दोनों के लिए आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी में जनरल फॉर्मूले गिवन है, वहां से अल्फा निकाल सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आप पहले आई की वैल्यू फाइंड किया करो इस तरीके से, ऐसे फॉर्मूले के थ्रू, ऐसे कंपाउंड को डिसोशिएट करो, आई निकालने का तरीका ढूंढो, अल्फा तो आप अपने आप ही पता चल ही जाएगा। ठीक है, कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में आई ऑलरेडी दिया रहता है। ठीक है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो किसी किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं, तो उस केस में तो आपको पता है फिर क्या होता है। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से समझा रखा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेसिक समझना पड़ेगा, और बेसिक मैंने इस पूरी वीडियो में अच्छे से कैप्चर कर रखा, अच्छे से क्लियर कर रखा। होप सो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखना, जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी होप सो आज का पूरा जो वीडियो रहेगा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, जो जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं उसी के जैसे ही न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे। फॉर्मूले बस याद रखिए,
ठीक है, बाकी इसमें और कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वेंट्स ऑफ फैक्टर काफी अच्छा टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है, एंड आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो होप सो क्लियर रहे, ठीक है, आपके लिए। तो चलिए फिर, थोड़ा रात काफी हो चुकी है, टाइम भी 10 बज चुके हैं, ठीक है। तो होप सो क्लियर रहा होगा आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जो कि मैं करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे, ठीक है। तो चलिए फिर खत्म करते हैं आज के लिए फिर। ओके, गुड नाइट, सी यू, टाटा।